नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही सल्तनत काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विषय पे बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार सल्तनत काल में व्यापार हों, उद्योग हों, व्यापारी हों या हर प्रकार के जो वर्क हुए हैं, मतलब स्थापत्य, उन सारे चीज़ों से संबंधित विषयों पर बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसका प्रारंभ हम करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि इब्न बतूता ने किस प्रकार, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे बहुत ही महत्वपूर्ण पद यानी काजी, चीन के राजदूत के रूप में भेजना पे नियुक्त किया था। बाद में दोनों के बीच में संबंध थोड़े कटु हो गए थे, जिसके कारण लेकिन बाद में फिर उन लोगों के रिश्तों में पहले जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इब्न बतूता ने सल्तनत काल की दृष्टि से, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो पिछले में हमने ये देखा था कि वो आया, यात्रा किया, बहुत ही रोचक विवरण भी दिया और जड़ी बूटी और तमाम तरह के फसलों के बारे में, चाहे धर्म के बारे में, इसके विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया। अब उसका जो वर्णन है वो व्यापार, उद्योग और व्यापारी, जो कि किसी भी शासन, किसी भी समाज की बहुत बड़ी नींव होते हैं, तो उसके विषय में वो बताता है। तो बताया है कि इब्न बतूता ने कहा है कि दिल्ली को वो इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का, यानी इस्लामी दुनिया का जो पूर्वी हिस्सा है उसका सबसे बड़ा नगर कहा। और उसने कहा कि उस काल में अन्य जितने भी महत्वपूर्ण नगर थे, उसमें उत्तर पश्चिम का जो लाहौर और मुल्तान, और पूर्व में जो कड़ा और लखनौती, और पश्चिम में अनहिलवाड़ यानी पाटन, और काम्बे यानी खंबात, ये जो है गुजरात में है, लखनौती जो है वो बंगाल में है, लाहौर को हम जानते ही हैं। तो इन सबको ये बताता है कि ये बहुत ही बड़े नगर थे, बहुत ही समृद्ध नगर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे, और इसकी जो चर्चा है, इसके विषय में जो आपकी चीज़ें हैं, वो हमेशा आपको सुनाई देता रहेगा, चाहे लाहौर की बात हो, चाहे मुल्तान की बात हो, चाहे लखनौती की बात हो, चाहे अनिलवाड़ हो, चाहे खंबात हो। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे सल्तनत काल हो या चाहे मुगल काल हो, अन्य जगह पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं और बहुत ही समृद्ध शहर रहे हैं। बंगाल और गुजरात, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर शहर रहे हैं। तो गुजरात के शहर अपने अगर बंगाल और गुजरात अगर फेमस हैं, तो व्यापार या उद्योग की दृष्टि से इनका क्या योगदान है या क्यों ये इतने प्रसिद्ध हैं, इसके विषय में अगर जानें तो ये उत्तम कपड़े, सोने व चांदी के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। यानी बंगाल व गुजरात अपने उत्तम कपड़ों के लिए तो प्रसिद्ध थे ही, साथ में वहाँ पे जो हैं, वहाँ सोने व चांदी जो धातु हैं उसके लिए भी वो वहाँ पे कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। और बंगाल का सोनार गांव, हम सभी जानते हैं कि सोनार गांव बंगाल में है। ये कच्चे रेशम, क्योंकि बंगाल को हम जानते हैं कि रेशम के लिए बहुत ही प्रख्यात था, बहुत ही फेमस जगह था। और मलमल यानी ढाका का मलमल, क्योंकि ढाका उस टाइम जैसे बंगाल में था, तो ढाका का मलमल ये बहुत ही विख्यात था और इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। अच्छा, कागज़ बनाने की विधि का जो आविष्कार है वो दूसरी सदी में चीनियों ने किया था। हम जानते हैं कि जो कागज़ का आविष्कार है वो चीनी यानी चाइना ने किया था, और 5वीं सदी में विश्व इससे अवगत हुआ, मतलब कि चीज़ को इन्फॉर्म हुआ कि कागज़ का आविष्कार हो चुका है। और यूरोप में यह कला बहुत आगे चलकर 14वीं सदी में पहुंची, यानी दूसरी सदी में कागज़ का आविष्कार हो रहा है, लेकिन वो यूरोप तक पहुँचते पहुँचते 14वीं सदी लग गई उसको पहुँचते पहुँचते। और जो भारतीय वस्त्र, चूँकि पूरे वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में फेमस थे, इसके लोग दीवाने थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक उत्तम कोटि का भारतीय वस्त्र मिलता था। और इस देखा जाए तो ये जो उत्तम कोटि का जो भारतीय वस्त्र वो चीन को निर्यात किया जाने लगा था, क्योंकि चाइना और भारत दो बहुत ही पुरानी, बहुत ही समृद्ध एक सभ्यता रहे, चाहे संस्कृति कहें, ये बहुत पुरानी थी। तो जो निर्यात है वो भारतीय वस्त्र का वो चाइना में होने लगा, और चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी, मतलब आयात निर्यात की जो प्रक्रिया थी कि अगर हमने उन्हें उत्तम कोटि के वस्त्र दिए हैं तो उसके बदले में जो चाइना यानी चीन हमें कच्चा रेशम, वो चीनी मिट्टी का बर्तन, जैसे कि नाम से ही उल्लिखित है कि चीनी है तो चाइना ही का होगा, तो बर्तन का आयात करता था। जल व थल दोनों मार्ग से चलने वाला भारत का व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम था,
और हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब लोग सबसे बड़े साझेदार थे। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम कहें कि हिंद महासागर में जो होता था तो उसमें प्रमुख कौन थे, तो अरब के लोग थे। लेकिन वो भारत के तमिल व गुजराती व्यापारियों को, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, इस मार्ग से होने वाले व्यापार के क्षेत्र में हटा नहीं पाए। यद्यपि कि उनका वर्चस्व था, यद्यपि कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे उस एरिया में, मतलब कि हिंद महासागर में, लेकिन जो भारत के जो तमिल व गुजरात के दोनों ही सेक्शन यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों व्यापारी वर्ग को वो हटा नहीं पाए। उन लोग का भी एज वेल एज दबदबा जो है वो बरकरार था, उनको उससे वो कुछ हटा नहीं पाए, उनकी भी वर्चस्व उस कदर बनी हुई थी। तटवर्ती बंदरगाहों और उत्तर भारत के मध्य होने वाले व्यापार मारवाड़ियों और गुजरातियों के आधिपत्य में था। यानी जो तटवर्ती जो बंदरगाह पे जो व्यापार होते थे वो किसके कंट्रोल में था, उत्तर भारत के मध्य वो मारवाड़ के लोग और गुजरात के भी के आधिपत्य। एक्चुअली मान के चलिए कि व्यापार में जो प्रमुख व्यापारी होते थे उनका जो संबंध होता था, अमीर बौरे काफ़ी लोगों का नाम सुनेंगे, वो बेसिक जो आते थे वो गुजरात से ही आते थे। तो जिनमें से अधिकांश लोग हाँ, एक बात और है कि व्यापारी में जो प्रमुख अगर देखा जाए कि किस धर्म का वर्चस्व था तो वो जैन ही थे। और चूँकि गुजरात में जैन लोग अधिक उस समय निवास करते थे और वो लोग व्यापारी भी होते थे, तो ये आप मान सकते हैं कि जो अधिकांश लोग थे वो जैन थे। इनमें मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, एक अच्छे खासे सिविलाइज करना या चीज़ों को, सभ्यता को बढ़ावा देना। तो ये था मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ थल मार्ग से होने वाला व्यापार। मुल्तानियों मतलब पश्चिमी एशिया के साथ हो रहा है या मध्य के साथ हो रहा है। सेंट्रल एशिया जो पश्चिमी एशिया के जो थल मार्ग से होता था उनमें मुल्तानी यानी अधिकांश हिंदू और खुरासनी यानी अफगान ईरानी आदि के हाथों में थे। यानी प्रमुख रूप से देखा जाए तो ईरानी, अरब, खुरासानी, हिंदू ये लोग प्रमुख उस टाइम के व्यापारी थे। और व्यापारों का अगर सेंटर देखा जाए, जो व्यापारियों का प्रमुख सेंटर किस स्थान पे था तो वो जैन लोग थे। यानी जैन यानी गुजरात, धर्म के रूप से देखा जाए जैन ही थे, लेकिन अगर लोकेशन वाइज या इलाका वाइज देखा जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापारी के प्रमुख लोग रहते थे तो वो गुजरात का एरिया था। कैम्बे यानी गुजरात का एक बड़ा नगर था जिसमें बहुत से समृद्ध व्यापारी रहते थे। कैम्बे ऑल्सो गुजरात में है और वहाँ बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे खासे व्यापारी रहते थे। उनके पास सुंदर पत्थरों और गारे से बने ऊंचे ऊंचे महल थे। ठीक है, इसके बाद उनकी कलाकारी, उनके पैसे थे तो वो कुछ अपनी नक्काशी कलाकारी दिखाते थे अपने घरों में। और उनकी ऊंचे ऊंचे महल थी, छतें अच्छी किस्म की थी, खपरेलों से बनी हुई थी। संपन्न व्यापारी, कुशल कारीगर, आरामदायक जिंदगी क्योंकि अच्छे थे, समृद्ध थे, धन से मतलब कि अच्छा खासा पैसा था, तो जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छी खासी लाइफ, अच्छा खासा जीवन अपना करेंगे। बन्नी कुछ इसके विषय में कहता है, उसके बारे में देख लेते हैं कि मुल्तानी व्यापारी चूँकि इतने ही फेमस थे कि उनके घर में ना सोने चांदी भरे रहते थे और अमीर लोग इतने शाही खर्च करते थे कि जब वे कोई भोज या समारोह आयोजित करना चाहते थे तब उन्हें पैसा उधार लेने के लिए मुल्तानियों के घर भागना पड़ता था। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि शाही यानी जो शाही घर से भी संबंध रखते थे, अगर उन्हें कोई समारोह या आयोजन आयोजित करना है तो इसके लिए उन्हें किससे कर्ज लेना पड़ता था, व्यापारियों से लेना पड़ता था। या यद्यपि वो शाही चीज़ों से संबंधित नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो लोन है या फिर जो भी आप कर्जा कह सकते हैं उसको भव्य बनाने के लिए पैसे सारे व्यापारियों से लेने पड़ते थे। तो बन्नी कुछ इस प्रकार का तत्कालीन समाज का या तत्कालीन समय का कुछ वर्णन करता है कि क्या बोलबाला था व्यापारियों का। और चोर डाकुओं और लुटेरे कबीलों के कारण उन दिनों यात्रा तो करना बहुत कठिन था, क्योंकि चोर डाकू लुटेरे तो हर समय रहते ही हैं। फिर भी राजमार्ग की अच्छी हालत में रखा जाता तो कोशिश ऐसी होती थी कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा सुविधा का भी ध्यान दिया जाता था और जगह जगह पे सराय बनाई जाती थी। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे हम समाप्त करते हैं और ये बहुत ही आज का विस्तृत चर्चा था। ज़रूर इसे आप देखें समझें और अगर वीडियो उपयोगी लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी बहुत ही विस्तृत और बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बचे हुए हैं सल्तनत काल के समय के, जिसका हम वर्णन करेंगे और आगे तरीके से और विस्तृत तरीके से इसके विषय में चर्चा किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उपयोगी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ इसके और पोर्शन शेष हैं जिसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।